diving sharply. Taking you for a rock and roll. There he goes, spinning right in front of the days. और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। नमस्कार, स्वदेश विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। देश में एरो इंडिया के 14वें एयर शो का आगाज हुआ, लेकिन इस बार का शो बिल्कुल जुदा था, बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस शो में भारत ने आसमान में जो जलवा दिखाया उसे देख दुनिया दंग है तो दुश्मन परेशान और बेचैन। नीले आकाश में जब भी कोई भारतीय जेट हवाओं को चीरता हुआ आता तो उसकी रफ्तार से रोंगटे खड़े हो जाते और उसकी गड़गड़ाहट से दुश्मनों की रूह कांप जाती। आज के एरो शो को देखकर दुनिया को एहसास हो गया कि ये नया हिंदुस्तान है, जहां जोशीले जवान हाईटेक विमानों के साथ अपना लोहा मनवाने को बेताब हैं। आखिर क्या आसमान में देश का पराक्रम कहता है और इस पराक्रम के मायने क्या हैं? कितना लंबा सफर हमने तय कर लिया है और आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले झलक एरो शो में हिंदुस्तान के हवाई रणबांकुरों की। हवाओं को चीर कर आए महाबली, चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली। राफेल से लेकर तेजस का प्रहार, डिफेंस में हिंदुस्तान की हुंकार। आ रहा है तूफान, ये है नया हिंदुस्तान। तो देखा आपने किस तरह से हिंदुस्तान का दम डिफेंस के आसमान में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस एयर शो में रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसे भारत ने रूस से मंगाया है। और उत्तरी सीमा पर यही S-400 मिसाइल देश की सरहदों की निगहबानी कर रहा है। एयर शो में S-400 मिसाइल का मॉडल भी नुमाइश के लिए लगाया गया। ज्यादा ब्यौरा दे रही हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो एरो इंडिया शुरू हो चुका है और आप इस वक्त देख सकते हैं इन पवेलियंस में रशिया से आई हुई कंपनियों ने अपने डिफेंस उत्पाद प्रदर्शित किए हैं और इसमें से बहुत अहम है S-400। ये वो मिसाइल सिस्टम है, ये ट्रायम्फ मिसाइल का वो सिस्टम है जिसने भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स को और ज्यादा मजबूती दी है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो मॉडल्स प्रदर्शित किए गए हैं ये नेवल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स भी हैं और इसमें ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, S-400 SAM सिस्टम्स हैं और ये सारी मिसाइल सिस्टम्स यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। इनमें से कई भारत में इंडक्ट की जा चुकी हैं और आगे क्या किया जाना है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो एरो इंडिया में यहाँ पर आप देखिए स्टॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स लगाए गए हैं जो अलग अलग कंपनियां, चाहे वो रूस की कंपनियां हो, दूसरे देशों की कंपनियां हो, वो सब यहाँ पर लेकर आई हैं। ये टॉर M2KM एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, क्योंकि भारत अपने हथियार तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा है लेकिन अपने संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार लगा हुआ है और डील्स भी चल रही हैं और उसी के तहत यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स, कई ऐसी कंपनियां आई हैं जो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रही हैं डिफेंस के क्षेत्र में। ये रोजोबेरोन एक्सपोर्ट, ये रशिया की वो कंपनी है जिसके साथ भारत AK-47 भी बना रहा है, AK-203 भी बना रहा है। और यहाँ पर आप देखिए इन सभी के साथ में जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो संभावनाएं तलाश
रहे हैं कि कैसे भारत में उन्हें एक बाजार मिल सकता है, भारत के साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं और भारत के साथ डिफेंस और एरोस्पेस के इस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे खास हैं ये डिफेंस सिस्टम्स जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, चाहे वो S-400 हो या फिर दूसरे सिस्टम्स हो, जो भारत की सेना को और ज्यादा सक्षम बना रहे हैं, हमारे एयर डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। S-400 की खेप लगातार भारत पहुंच रही है, डिप्लॉयमेंट्स चल रहे हैं। एक खेप को नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है, एक वेस्टर्न बॉर्डर पर सक्रिय है और अब आप देखिए यहाँ पर इन सब के मॉडल्स लगाए गए हैं ताकि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भी जान सकें कि S-400 क्या है, ये कितनी शक्तिशाली है और इससे भारत और रूस के बीच का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो डिप्लोमेसी है, उसको भी और ज्यादा मजबूती मिल रही है। और इस एरो शो में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी तकनीक को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ जो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, एक साझेदारी है, उसे बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। वहीं भारतीय सेना को भी कई ड्रोन मिलने वाले हैं। क्या है इन ड्रोन की खासियत और कैसे ये देश की सेना में काम आने वाले हैं, शिवानी शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उनकी बेहतर निगरानी बेहद जरूरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो इंडिया में जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो ड्रोन्स हैं जो अब जल्द ही भारतीय सेना में इंडक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देखिए ये है मिस्ट्राल काइट टेथर्ड ड्रोन सिस्टम जो बड़े समय तक यानी इंड्योरेंस इसका काफी ज्यादा है, काफी लंबे वक्त तक ये हवा में रह सकता है और निगरानी कर सकता है। और इस ड्रोन की क्या खासियत है और कैसे ये हमारे वेस्टर्न या नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर जाकर हमारी भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ GM पवन वशिष्ठ जी हैं। सर, ये कैसे खास है और इस ड्रोन की खासियत आप बताइए। So basically this drone is meant for longer surveillance. जैसे जनरली ड्रोन क्या होता है कि 20-25 मिनट के लिए यू फ्लाई इट आउट एंड देन योर बैटरी गोज डाउन एंड यू हैव टू ब्रिंग इट बैक. नाउ दिस वन इज फॉर परसिस्टेंट सर्वेलेंस, मीन्स 6-7 घंटे, एक दिन, उसके लिए अगर आपको रखना है, सो यू कैन हैव दिस ड्रोन फ्लाइंग अप. और इसका पेलोड कुड भी एक कैमरा जो कि आपको 4-5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक दिन में या रात में आप उसको पूरा सर्वेलेंस कर सकते हैं. इसमें सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कभी नाइट एरिया है, आप इसमें फ्लड लाइट्स लगा सकते हैं, पूरा एरिया कैन बी फ्लड लिट सो दैट यू कैन डू योर ऑपरेशंस. उसके बाद इसमें कभी कभी कम्युनिकेशंस के लिए रिपीटर यू कैन पुट इट इन सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सो द मेन application area is wherever I need longer surveillance या persistent surveillance, this tether drone can come into picture and it will be powered from down. It cannot be jammed because this tether cable will be used for drawing the power or even the video data. So, अगर हम भारत की बात करें, भारत की सीमाओं की बात करें, बहुत संवेदनशील है, और ऑल्टीट्यूड की भी बात करें, हाई ऑल्टी रीजन है, क्या वहाँ पर भी ये सक्षम और सक्रिय है? और अगर वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें, बहुत गर्म होता है वो बॉर्डर, रेतीला रेगिस्तान है, क्या उन सब इलाकों में भी ये कारगर है? सो ये ड्रोन मिल ग्रेड है. मिल ग्रेड मतलब कि इट कैन वर्क फ्रॉम -20 to 40-50 degrees of temperature. So right now Indian Army is already procuring these kind of tethered drones. There is already tenders out and we are doing trials. We have conducted trials in Gulmarg, तवांग for these kind of drones actually. तो तवांग में इसका ट्रायल हो चुका है और बहुत जल्द ये भारतीय सेना का हिस्सा भी बनेगा, जैसा कि हमें वशिष्ठ सर ने बताया. और बहुत अहम ये है कि जब ट्रायल्स होते हैं तो बिल्कुल वहाँ की जो कंडीशंस होती है, क्या जरूरत है वहाँ की जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी, कैसे उन्हें दुश्मन को देखने के लिए आगे जाना पड़ता है, कैसे रिसोर्सेज हमारे डिप्लॉय होते हैं, दिन हो या रात हो, कैसा भी मौसम हो, तो उस मौसम में ये जो ड्रोन है ये लंबे समय तक आकाश में रहकर दूर से निगरानी कर सकता है, दुश्मन के किसी भी मूवमेंट पर नजर बनाए रख सकता है. तो देखा आपने कि किस तरह से नई नई तकनीकें पूरी तरह से जो है वो दंग कर रही हैं, हैरान कर रही हैं और एक तरह से स्वदेश का दम दिखा रही हैं. और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं. हमारे साथ हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जो कि
स्ट्रेटजिक और जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही कर्नल तरुण पाराशर साहब हैं जो कि बिजनेस हेड हैं ADSL से और जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अच्छा खासा काम उनकी कंपनी करती है। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का इस खास चर्चा में। सबसे पहले बख्शी सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने पहले डिफेंस एक्सपो में स्वदेश का दम देखा, स्वदेशी तकनीक का दम देखा और एक तरह से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दिया। और अब जब एरो शो देख रहे हैं तो पूरी दुनिया के जो सबसे एक्सपर्ट डिफेंस सिस्टम है, सबसे उन्नत तकनीकें हैं, वो आज भारत की सरजमीन पर हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर और बड़ी बड़ी जो पार्टनरशिप है उन सब की बात हो रही है। योर फर्स्ट रिएक्शन सर, आप इस मोमेंट को कैसे देखते हैं? आपने मेरे को अपने शो पे बुलाया। आज बहुत रिलेटेड डे है भारत की एविएशन का। मैं एविएशन का थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये भारत की एयर पावर का प्रदर्शन है, नॉट द मिलिट्री एयर पावर बट द टोटल एविएशन कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया का प्रदर्शन है, जिसको कि टोटल सम पावर कहते हैं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो, चाहे और सिविल एड प्रोग्राम के बेस्ड हो। ये जो एयर शो है ये सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पहलुओं को दर्शाएगा और इसलिए मैं बहुत ही उत्तेजित नहीं हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, दिस इज द रनवे ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इज लाइक अ फाइटर पायलट which looks for height, the speed, and it looks for the total openness of the sky and the space. जब ये मतलब यह है कि अब भारत आत्मनिर्भरता तो हो ही रहा है, पर इस कदम की इस तरीके से बढ़ रहा है कि वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है और तभी सारी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। एक समय था यही एविएशन एग्जीबिशन होती थी, खुलती थी, भारत को लोग बेचने आते थे, भारत एक खरीदार होता था और बेचने वाले दुकानदारों की भीड़ लगी होती थी। पर अब वो टाइम आ गया है कि भारत उनके साथ मिल रहा है, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी देगा, कुछ उनकी टेक्नोलॉजी लेगा, आदान प्रदान होंगे और तभी जब देख रहे हैं कि कितने कंट्रीज यहाँ पे आ गई हैं, 98 100 कंट्रीज हैं और 32 डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और 29 एयर चीफ्स हैं और 809 सीनियर एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज हैं। और इंडस्ट्रीज कौन सी, चाहे लॉकहीड मार्टिन का हो, चाहे सैप का हो, चाहे रोल्स रॉयस, लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्ज, HAL, अब ब्रह्मोस एविएशन एस्पेक्ट्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आज मौजूद हैं। क्यों कि हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे हो गई है कि इस रीजन की कंट्रीज भारत की तरफ देखने लगे हैं। जो एशिया पैसिफिक एरिया की बात होती थी, वहां पे जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में भारत की पोजीशन ऐसे स्लॉट हो रही है कि अब सारी जो टेक्नोलॉजीज जो हैं, इतनी कंट्रीज 100 और कंट्रीज जो मौजूद हैं यहाँ, वो सब अपनी टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं और टेक्नोलॉजी लेने आए हैं और लेंगे। देखिए जो भारत को हार के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, F-35 डिस्प्ले करेगा, एडवांस F-16 डिस्प्ले करेगा, हमारे एयरक्राफ्ट डिस्प्ले होंगे, LCA डिस्प्ले होगा। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारे अभी NSA मिलके आए हैं अमेरिका में अपने काउंटर पार्ट से, वहां बेसिकली बात हुई थी, लॉकहीड मार्टिन ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था और किस तरीके से उनके एयरक्राफ्ट जो हैं F-18 और इत्यादि जितने एयरक्राफ्ट हैं, वो उनको किस तरीके से भारत में शामिल किया जाए और जॉइंट इंडस्ट्री और जॉइंट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो। ये जो सबसे बड़ी चीज है, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारत के पास फाइटर इंजन और छोड़िए एविएशन, कोई भी इंजन नहीं है। और बेसिकली अगर टैंक का इंजन भी ले लो, रेलवे का भी इंजन ले लो, हमारी इंजन टेक्नोलॉजी बड़ी पिछड़ी हुई है। ये इस आदान प्रदान से हमारी ओवरऑल टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। और एक और मैं आपको बता दूं बात कि भारत के ऊपर अमेरिका ऐसे मेहरबान नहीं हो रहा। अमेरिका ने तो इंटरेस्ट हमको 1971 से पहले दिखाना शुरू कर दिया था। 71 के दौरान उसने हमको F-5 फ्रीडम फाइटर ऑफर किया था। 72 लेट 70s में उसने हमें ऑफर किया A2 कॉर्सेयर, A7 कॉर्सेयर।
80s में ऑफर किया F-20 टाइगर शार्क, फिर उसने ऑफर किया F-18, F-16। हमने कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं हमको दी और हमारे को टेक्नोलॉजी का अभाव था। अब अमेरिका देख रहा है। बहुत अहम बात आपने बख्शी सर कही है, हमसे बहुत अहम बात कही है, और यही वजह है कि जो भारत की तकनीक है और भारत के साथ ये जो रक्षा समझौते हैं या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, क्रेडिबल है और एक बेहतर जो है रिजल्ट सामने आ रहा है। के सिन्हा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है और बार बार जो सरकार का फोकस है कि देश में ही भले हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए, भले ही हम एडवांस टेक्नोलॉजी के ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, इन सब के ज़रिए हम देश में ही वो सभी अत्याधुनिक डिफेंस के उपकरण बनाएं जो अब तक जो है जिस पर भारत की निर्भरता थी। फिर भी इन सालों में क्या बदलता हुआ आपको सबसे ज़्यादा नज़र आया है? और हम ये देख रहे हैं कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस जो है वो भारत का अभी भी डिफेंस में नंबर 1 जो है साझेदार बना हुआ है, लेकिन वहीं अमेरिका जो है इस बार एक तरह से अपना दखल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। भारत के लिए ये सारी चीज़ें कितना बड़ा मौका? जय हिंद आपको, आपके सारे दर्शकों को और पैनल में बैठे हुए लोगों को जय हिंद। बहुत बड़ा देखिए, आपने जो बात कही है, खास करके जिस तरह से आपने कहा रक्षा सौदे के बारे में से बात लेकर जो हमारी उड़ान है, और आपने सुना होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये जो रनवे से हम अपने शायद $1 बिलियन इकोनॉमी जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ के लिए हम जो उड़ान भर रहे हैं, और उसकी उड़ान वही है जो हमारे रणबांकुड़े भरते हैं, जो फाइटर पायलट बनते हैं, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, मगर हम जमीन से उतने ही जुड़े। देखिए, एक दो चीजें आप शायद यदि आप परमिट करें तो मैं उसको ये करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली इसको ठंडे बस्ते में भारत ने डाल दिया है, और ये डिफेंस एक्सपो आपने गुजरात में यदि देखा होगा। अब हमारी पकड़ नहीं है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, अब हमारी पकड़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया। ये नहीं कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, हम पूरे विश्व को आत्मनिर्भर बनाए की। और उस दौड़ में पहले तो जब ये शुरू हुआ था, देखिए 14वां ईयर शो है, 14वां हर एक 2 साल के बाद एक होता है, तो 28 साल पहले, और मेरे 40 साल का योगदान रहा है, लगा रहा हूं इन चीजों के साथ में, और सारे हमारे लोग जो लगे रहते हैं, बख्शी साहब भी बैठे हुए, तो वहां से शुरुआत। और आज 14वां ईयर शो चल रहा है, जिसमें कि आपने दिखाया कि 811 टोटल कंपनियां, जिसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान, और यही चीज दिखाई दी थी, यही गूंज उठी थी जब हम डिफेंस एक्सपो गुजरात में कर रहे हैं। अब हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात हम करते थे, जब हम आज से तकरीबन 10 साल मुझे पहले हम यही लड़ाई लड़ते थे, ये आप ट्रांसफर कीजिए। और एक देश, और सबसे बड़ी जो चीज आपने दिखाई, आपने एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट दिखाया, आपने शुरुआत की रशिया से किस तरह से S-400 आपने दिखाया, और इसी मंच से उसी जगह जहां पे ये चल रहा है, उसी में आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनकी समावेश कहीं विश्व में ये नहीं दिखती। आज ये खेमों में बटी हुई है, और इन खेमों के बीच में चाहे S-400 हो, चाहे वो अपने नेसाम को ले आए, या वो अपने जो अभी वो दे रहे हैं यूक्रेन में पेट्रियट सिस्टम को ले आए, या इजराइल से जो चीजें आ रही हैं, उनका समावेश यदि आपको कहीं पर विश्व के किसी कोने में दिखाई देगा, वो आज दिखाई दे रहा है भारत की इस धरती पे, सरजमीन पे। दूसरी बड़ी बात, हम तो जो रखा गया है, और आज भी जिक्र हुआ है कि हम देख रहे हैं कैसे हम लोग 1.5 बिलियन से 5 बिलियन तक डिफेंस के ऊपर, मगर मैं ये यही कहूंगा, ये बात अभी नहीं कही गई है, ये 5 बिलियन से $5 ट्रिलियन इंडिया का आज पूरा इकोनॉमी 2.9 या 3 ट्रिलियन है, उसकी उड़ान हम भरना चाहते हैं 2025 तक $5 ट्रिलियन की। मगर आने वाले रिपोर्ट को यदि पढ़ें, उसकी डेप्थ में जाएं, तो 2030 से 35 तक हम लोग जब बढ़कर जाएंगे 7, ये माना जा रहा है कि कहीं 10 ट्रिलियन तक में चले जाएं, हम विश्व के सेकंड
सिस्टम्स जो हमारी अर्थव्यवस्था उसमें सबसे बड़ा यदि योगदान होगा तो वो डिफेंस सेक्टर से होगा। और उसका अवलोकन, उसका जो आपने आज देखा इस एयर शो के दौरान आप देख रहे हैं, और ये नहीं गौरव का कोई विषय हो गया, ये चीजें हमारी सोच कितनी सटीक है और 10 साल में हमने किया है। हम लोग पहले लगे रहते थे अपने बोर्ड कहते थे हम उसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर में, जिसमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा जोर होता था कि हम ट्रांसफर कर ले ट्रांसफर। आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्ड अंकित है, हम खुद रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, पूरी दुनिया दौड़ रही है कि हमसे ले लो, हमसे ले लो ये टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भाग रहे, टेक्नोलॉजी हमारे पीछे भाग रहा है, क्योंकि भारत की जो टेक्नोलॉजी है चीपेस्ट मोस्ट रिलायबल है। चाहे वो आपने दिखाया कैसे LCA बनाई, छोटा सा सबसे चीप, जो कि एक रवांडा खरीद सकता है, जो आपके अफ्रीकन जो गरीब देश हैं अपनी सुरक्षा और अखंडता के लिए उन चीजों को खरीद सकता है, जो आपने दिखाया कि हमारे यही वजह थी कि मैंने कहा कि ये जो बदलाव है और ये जो तस्वीर भारत ने पेश की है वो साफ तौर पर ये बहुत क्लियर मैसेज देती है कि साहब यहाँ आपको तकनीकें कॉस्ट इफेक्टिव हैं, क्रेडिबल हैं और बेहतर हैं। आपको बता दूं कि जो देश दशकों तक सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर रहा, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बड़ी बात है, बीते 5 सालों में देश का जो निर्यात है इस दिशा में वो 6 गुना तक बढ़ चुका है। 2021-22 में हमने अब तक रिकॉर्ड $1.5 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट के आंकड़े को पार किया। और जो सर कह रहे हैं कि एक जो लक्ष्य है वो कितना बड़ा हो रहा है, 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक लेके जाएंगे। ये लक्ष्य और बड़े होने वाले हैं। और ये पूरा जो बिजनेस है, ये जो पूरी दुनिया है, ये किस तरह से काम कर रही है, और इस पर जो है वो खास तौर पे चर्चा करने के तरुण जी हमारे साथ हैं। तरुण सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ज़रा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं कि ये जो इवेंट्स हैं ये कितने बड़े बूस्टर का काम करते हैं पूरे इस डिफेंस सेक्टर में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं। और लगता है तरुण जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम बख्शी सर आपके पास आना चाहेंगे। ये जो इवेंट्स हैं, ये जो हम सारी बातें करें, ये जो आंकड़े हैं, ये कितने बड़े बूस्टर का काम करते हैं इस पूरे सेक्टर के लिए, एक सैनिक के मनोबल के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आप कह रहे हैं, सैनिक का मनोबल तो हमारे बेसिकली सैनिक की जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा मनोबल वैसे कम नहीं होता, पर उत्साह और बढ़ जाता है। देखिए, जब पता चलता है कि आपका ही एयरक्राफ्ट जो है हमारा घर में बनाया जा रहा है, उसके ऊपर R&D पे खर्चा हो रहा है, जैसे जनरल सिन्हा साहब ने एम्फेसिस दिया, R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं खर्च करेंगे तब बात नहीं बनेगी। यहां तक कि एक जहाज है जिसका मैं मेंशन पहले भी कर चुका हूं, एक HF-24 होता था, जिसको हमने बनाया था भारत ने, एक जर्मन डिजाइनर ने बनाया था हमारे लिए, और उस समय भारत की पॉलिसी भी नहीं थी, फिर भी हमने उसको किया, और वो मैक 2.6 स्पीड का था, वो सुखोई से, मिराज से, F-18 से सबसे तेज था। ऊपर उसके बाद इंजन नहीं मिला, इंजन के लिए क्लियरेंस मिल गई थी, इंजन नहीं मिला, और उसके हमारा उत्साह कैसे कम हुआ, जब हमारी नीति ने सपोर्ट नहीं किया और रशिया ने हमारे आर्म्स ट्विस्ट किए, हमको फोर्स किया कि हमारे 3 HF-24 के स्क्वाड्रन ग्राउंड करें और MiG-23 बेचें। तब हमने वो दिन देखा है कि 5 घंटे जिस एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया था, 6 घंटे फ्लाई किया था, वो घास पे खड़े कर दिए एकदम से। क्योंकि कहने को रंज होता है, लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी बड़ी पसंद करते थे, उसके बड़े और फायदे होते थे। वो सब का सब वो जमाना गुजर गया, सब पे अब मट्टी पड़ गई है। अब देखो वो जमाना आया है कि अपने जब चीज बन रही है तो ऑटोमेटिकली पायलट्स का, फौजियों का, टैंक कमांडर्स का, आर्टिलरी गनर्स का, वो सारे के सारे देख रहे हैं M777 अब हमारा बनेगा और R&D उसमें होगी, एडवांस होगी। कोरियन K9 के ऊपर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एयरक्राफ्ट के ऊपर। ये जो रफाल जो दूसरा बनेगा उसके ऊपर देखना क्या होगा, जो हमारा LCA बनेगा Mark II, जिसके लिए लॉकहीड बड़ा इंटरेस्टेड है यहाँ पे आने के लिए,
वो अपना GE4 जो इंजन दे रहा है, इंडिया ने बोला वो इंजन इंडिया में बनेगा, उसमें R&D करेंगे और जो लोकल कंट्रीज है वो उसे खरीदेंगी। ये जो मैं बता रहा हूं बात, इससे भारत का सारा, हमारा उत्साह नहीं, सैनिक का उत्साह नहीं, हमारे युवाओं का उत्साह, जो हमारे स्टूडेंट्स का, उनके उस कम्युनिटी के अंदर जो प्रेरणा जागती है, वो मोटिवेट होते हैं। IIT के जो स्टूडेंट्स है, तलाईकोंडा में जब मैं था तो खड़गपुर के स्टूडेंट्स मिलते थे हमें, हमारे आते थे, हमसे पूछते थे कि टेक्नोलॉजी ऐसी क्यों नहीं है। आपको मैं बता दूं, जहां पे हमारे एक्सीडेंट्स होते थे इन्वेस्टिगेशन में, हम उनके एक्सपर्ट्स बुलाते थे और वो हमें सलाह देते थे। तब हमें पता चला हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी, हमारी टेक्नोलॉजी के जो लर्निंग की कम्युनिटी है, वो कितनी उत्साहित है उस समय से। और अब दोबारा बदल गया है, अब तो वो चीज होके रहेगी। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रही है। और हम तो अभी वेपन्स की बात कर रहे हैं, जो बाकी चीजें साथ में होंगी, किस तरीके से बाकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कंपोजिट मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रेलवे में जाएगी, शिपिंग में जाएगी, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी ओवरऑल डेवलप करेगी भारत के एविएशन को। तो इसलिए उत्साह की जो बात कर रहे हैं, हमारा और आपका उत्साह ही नहीं, सारे देश का उत्साह बढ़ेगा। बिल्कुल, देश का उत्साह बढ़ेगा। और इस चर्चा का मकसद ही यही था कि हम जरा इनसाइट्स लें, आखिर जो हमारी तैयारी है और जिस तरह से हम पूरी दुनिया में एक बड़े संकेत दे रहे हैं डिफेंस के सेक्टर से और डिफेंस के मामले में, वो संकेत कितने गहरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे के सिन्हा सर और बख्शी सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारत का धीरज दुनिया ने हमेशा देखा, लेकिन इस धीरज में जो भारत की तैयारी थी वो किस तरह से रंग ला रही है, उसकी तस्वीरें आज हमने आपके सामने पेश की। और बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया 2023 में भारत की बढ़ती जो आत्मनिर्भरता का एक दम, एक रंग देखने को मिला। यही HAL ने भी अपना स्टॉल लगाया। स्टॉल में HAL द्वारा बनाए जा रहे HAL FT42 को प्रदर्शित किया गया। ये वो सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट का ट्रेनर जेट है जिससे लड़ाकू विमानों के पायलट को नई जनरेशन फाइटर जेट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जरा गौर कीजिए इस पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है HAL का HAL FT42। ये सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और क्या है इसकी खासियत और क्यों सबकी नजरें इसी पर हैं, उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जो टेस्ट पायलट हैं ग्रुप कैप्टन HB ठाकुर। सर, क्या खास है इस एयरक्राफ्ट? देखने में खास है, नंबर 1। नंबर 2, लीड इन फाइटर ट्रेनिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी साल से चल रहा है। अब तो इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रिक्वायर्ड। तो जब हमारे सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट आएंगे, LCA Mark II, MCAT, BF वगैरह, सिर्फ सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है, इनका कोई ट्रेनर नहीं है, टाइप ट्रेनर नहीं है। टाइप ट्रेनर नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग किसी ना किसी एयरक्राफ्ट पे होनी चाहिए। तो बजाय कि हम किसी ऐसे एयरक्राफ्ट पे करें जिसका कोई लेना देना नहीं है उनसे, एक ऐसा स्पेशल ट्रेनर बनाया गया है जो विच विल बी एग्जैक्टली लाइक दोज एयरक्राफ्ट, विच विल फॉर द पायलट इट विल मेक हिम फ्लाई फील एग्जैक्टली द सेम वे। वो है HAL FT का काम। हिंदुस्तान 42 लीड इन फाइटर ट्रेनर इज द लीड इन फाइटर ट्रेनर फॉर 2030s फॉर दोज 3-4 एयरक्राफ्ट। सर, एक और चीज जो बहुत यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बने हुए हैं भगवान हनुमान और लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग। तो पहली बार किसी एयरक्राफ्ट पर इस तरह से एक इमेज हमें दिखी है, इसका रीजन क्या है और क्यों ये खास है? अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। मैंने किसी और को भी ये बोला। जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, जिस तरह का हमारा इंडस्ट्री का रिस्पांस है, जिस तरह सर्विसेज का रिस्पांस है, मेनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। तो जो 20 साल पुरानी इंडस्ट्री थी और जो 20 साल आगे रहेगी, उसमें आपको ब्लैक और वाइट का फर्क दिखेगा।